हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जल्दी से सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि इस सेशन से और भी लोग जुड़ जाएँ और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 जिसका एग्ज़ाम जो है 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए हम लोग आज इस सेशन में फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को, यानी कि यह फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। इसमें टोटल 100 प्रश्न है, बिल्कुल बिहार पुलिस के पैटर्न पर आधारित। तो इस सेट को पूरा लगाइए और आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। बहुत ही कम समय रह गया आपके एग्जामिनेशन में, 3-4 दिन और बचे हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करिए और डेली कम से कम एक फुल लेंथ सेट को लगाइए। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम के दौरान आपका अभ्यास बना रहेगा और आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सभी लोग फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। और देखिए, इस सेट का कटअप मैंने 70 नंबर रखा है। अगर आप 70 नंबर ला लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी समझी जाएगी। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के लिए यह ओरिजिनल फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 100 प्रश्न हैं। जिस प्रकार से आपके एग्जाम, बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो फ्रेंड्स इस सेट को पूरा लगाइए और आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए कि किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालू से नहीं टकराती है। आंसर सबको लाइव चैट में कमेंट करना है। और देखिए फ्रेंड्स, अब बहुत ही कम समय बच गया है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। नया कुछ भी मत पढ़िए, सिर्फ आप जो पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन करिए। मैंने करंट अफेयर्स का 3 वीडियो आपको कवर कराया हुआ है। इन तीनों वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालू से नहीं टकराती है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा आपका घ हो जाएगा। घ जो होता है ये क वर्ग के अंतर्गत आता है और क वर्ग का उच्चारण स्थान आपको पता है ना कि क्या होता है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है। च वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो ये तालु होता है। ठीक है फ्रेंड्स। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है और प वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है ये ओष्ठ होता है। ठीक है, ओठ से होता है। प बोल के देखिए, प ओठ दोनों सट जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन यहाँ पर 3 हो जाएगा घ। घ बोल करके देखिए, ना ही जिह्वा और ना ही तालू एक दूसरे से टकराते हैं। क्लियर है। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़िए कि सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। क्लियर है। इनमें से कौन सा सर्वनाम है बताइए। इसमें जो है कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 सर्वनाम है। एक तो सामने जो है जो संबंधवाचक सर्वनाम है, और यहाँ पर देखिए वह जो है वह यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिएगा निश्चयवाचक ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अनु उपसर्ग किस में नहीं लगा हुआ है, चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो अनंत जो है इसमें अनु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अनंत का संधि विच्छेद करके देखिए, अन्न प्लस क्या होता है, अन्न प्लस अंत होता है। अन्न प्लस अंत होता है, ये अ है। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए अनु उपसर्ग नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रति उपकार में कौन सी संधि है। प्रति उपकार में कौन सी संधि है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपका प्रति प्लस क्या हो जाएगा, प्रति जोड़ उपकार होगा। तो बताइए इसमें कौन सी संधि है। तो आप देख सकते हैं इसमें यन संधि है। क्लियर। इसमें कौन सी संधि है, इसमें यन संधि है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ इसमें से क्या है। आ बैल मुझे मार, इसका मतलब होता है कि जानबूझ करके मुसीबत मोल लेना, जानबूझ करके आफत मोल लेना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और एक बार सभी लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि एक बार सभी लोग प्लीज़ फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध है। तो इसमें से शुद्ध जो है अभिषेक, इस तरह से लिखा जाता है अभिषेक, ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है। शब्द जो है इसमें से कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है। देखिए सर्प का पर्यायवाची जो होता है आपको पता है, एक तो सांप होता है, सांप के बाद भुजंग होता है, भुजंग के बाद देखिए अही होता है, ब्याल होता है, पनग होता है, उसके बाद विषधर होता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। कुरंग नहीं होता है, कुरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। भुजंग जो होता है ये सांप का पर्यायवाची होता है, कुरंग नहीं होता है। बाकी ब्याल होता है, अही होता है, पनग होता है। चलिए उसके बाद देखिए उपेक्षा का सही विलोम इसमें से क्या है। उपेक्षा का सही विलोम जो होता है इसमें से आपका अपेक्षा हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन नेगेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें से नेगेटिव बताना है आपको कि यू वेस्टेड योर टाइम। तो ये देखिए सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसका आप नेगेटिव जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा इसका नेगेटिव। इसका नेगेटिव बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगेगा और वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यू है तो सब्जेक्ट में यू आपका हो जाएगा, उसके बाद निगेटिव में डिड नॉट लगेगा, डिड नॉट लगा देंगे, वर्ब का पहला फॉर्म लग जाएगा तो यहाँ वेस्टेड का वेस्ट हो जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा योर टाइम। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल जो है करेक्ट दिया गया है। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए सेलेक्ट एंटोनिम फॉर हरी, हरी का उल्टा बताना है। तो हरी मतलब शीघ्रता करना होता है, जल्दीबाजी करना होता है। यहाँ पर देखिएगा इसका उल्टा जो होगा, एंटोनिम पूछा गया है, इसका उल्टा जो होगा फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा एम्बल। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ एम्बलेट बना लेंगे ना, एम्बलेट तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर LET जोड़ लीजिए। ठीक है, एम्बलेट का मतलब होता है टहलना। ठीक है, एम्बल ही ठीक रहेगा। एम्बल का मतलब होता है टहलना, धीरे धीरे टहलना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ फॉल्स। फॉल्स मतलब क्या होता है, फॉल्स मतलब गलत होता है। ठीक है, आपको पता है ना, असत्य होता है। और इसका सिनोनिम बताना यानी कि समान अर्थ बताना है। तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर इफ़ देयर इज़ नो मिस्टेक इन द आंसर 4। अगर मिस्टेक नहीं है, कहीं भी एरर नहीं है, तो आप आंसर 4 पर टिक लगाइएगा। देखिए दिस इज़ नॉट द सेंस विच कंसर्न्स अस हियर। तो देखिए इसमें कहीं भी एरर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चूज द ऑप्शन डेट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेज। कह रहा है कि एबव एब्रॉड, इसका मतलब क्या होता है। एबव एब्रॉड का मतलब होता है लीगल ऑनेस्ट, ईमानदार होता है, ऑनेस्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑनेस्टली दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। आज ही मैंने 2010 से लेकर के 2023 तक में जितने भी पॉलिटी के प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे गए हैं उनको कवर कराया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ज्योग्राफी का मैंने कंप्लीट करा दिया है, कल जो है आपको हिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। चलिए ही इज स्लर, खाली स्थान दिया गया हिज फैमिली। स्लर का मतलब होता है कलंक होता है। ठीक है, तो ही इज ए स्लर ऑन हिज फैमिली। क्लियर। यहाँ पर जो होगा ऑन का इस्तेमाल होगा। उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया है 6 टेबल्स इन द रूम। बताइए, तो देयर आर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर दिया गया देयर आर 6 टेबल्स इन द रूम। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए अब यहाँ से आपका सामाजिक अध्ययन का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। देखिए स्वामी विवेकानंद किस वर्ष में धर्म के शिकागो संसद को संबोधित किया था। बताइएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए 1893 में इन्होंने दिया था। कहाँ पर, तो शिकागो में। कहाँ पर, तो शिकागो में। इसे भी आप याद रखिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए और रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने किया था। बेलूर मठ की भी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने ही किया है। साथ साथ इसे भी ध्यान रखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना और बेलूर मठ की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी अरविंद घोष का अलीपुर बम मामले में किसने बचाव किया था। अब देखिए अलीपुर बम कांड 1908 की यह घटना है। देखिए वर्ष 1908 में जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने का असफल प्रयास किया था मुजफ्फरपुर में, तो इसके मद्देनज़र अरविंदो को भी हमले की योजना बनाने और अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और अलीपुर जेल में उनको भेज दिया गया।
ठीक है फ्रेंड्स, जहां से इनको 1909 में जो है बरी कर दिया गया था और उनके बचाव पक्ष के जो वकील थे ये चितरंजन दास थे। क्लियर है, चितरंजन दास थे, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वर्ष 1792 में वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था। 1791-92, कहीं कहीं आपको 91 में मिलता है, तो 1791-92 आप याद रखिएगा। वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किसने किया था, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। जोनाथन डंकन ने, जोनाथन डंकन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 1958 में ध्यान रखेंगे, उसके बाद क्या हुआ कि वर्ष 1958 में संस्कृत महाविद्यालय एक विश्वविद्यालय बन गया। यह जो संस्कृत महाविद्यालय था यह एक विश्वविद्यालय बन गया और 1974 में इसका नाम बदल करके संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय रखा गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय रखा गया। क्लियर, चलिए उसके बाद देखिएगा कि शुद्ध द्वैत किसका दर्शन शास्त्र है। देखिए इस तरह से यहाँ पर बना लीजिएगा, शुद्धाद्वैत। ठीक है, यह किसका जो है दर्शन शास्त्र है। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो देखिए शुद्ध वैद्यत्व जो है यह वल्लभाचार्य का है। तो यहाँ पर देखिए वल्लभ दिया गया है, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर केंद्रित परंपरा पुष्टि मार्ग की स्थापना किया था। पुष्टि मार्ग की स्थापना अगर पूछेगा किसने किया था तो वल्लभाचार्य ने। साथ साथ ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सबसे पहले जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया था। ठीक है, और पहली महिला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली ये कौन है, तो प्रथम महिला जो है यह आशा पूर्णा देवी हैं। क्लियर है, इनकी कृति प्रथम प्रतिश्रुति, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इनकी कृति प्रथम प्रतिश्रुति जो कि प्रथम प्रतिश्रुति जो कि बांग्ला भाषा में है, इसके लिए 1976 में 1976 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, महादेवी वर्मा को जो है, महादेवी वर्मा को यामा के लिए, किसके लिए, यामा के लिए जो है इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो साथ साथ आप ये भी याद रखते चलिएगा, हिंदी के लिए इनको दिया गया था और आशा पूर्णा देवी को बांग्ला के लिए प्रथम, इनकी जो यहाँ पर देखिए प्रथम इनकी कृति है प्रथम प्रतिश्रुति, इनकी कृति है यह प्रथम प्रतिश्रुति, इसी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। तो आपको पता है ना कि 5 प्रकार का रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है, कौन सा रिट जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ध्यान रखिएगा आप। क्लियर, चलिए नियाग्रा जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। नियाग्रा वाटरफॉल जलप्रपात यह कहाँ पर है, तो यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा यूएसए में है, ऑप्शन यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। देखिए संविधान का जो आर्टिकल 323A है, इसी के अनुपालन करने हेतु केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नया प्रश्न है आपके लिए। निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है, कौन सा देश इसमें से बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है, चलिए बताइएगा। देखिए जब मुख्य कार्यपालिका एक व्यक्ति हो तो एकल प्रणाली, जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति और भारत में राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, आपको पता है। लेकिन जब मुख्य कार्यपालिका एक से अधिक के समूह में हो तो उसे बहुल प्रणाली कहा जाता है। जैसे कि स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यीय कार्यपालिका है, स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यीय कार्यपालिका है और भारत में कार्यपालिका का प्रमुख केवल राष्ट्रपति होता है। तो स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। अच्छा ये तो आपको पता है, लेकिन किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है, जरा आप लिख करके कमेंट करिएगा। साथ साथ सभी लोग आंसर कमेंट करिए।
मेरे प्यारे भाई बहन, समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, 4-5 दिन और शेष रह गए हैं, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैं आपको करा रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज। ज्योग्राफी और पॉलिटी मैंने करा दिया है, हिस्ट्री कराने वाला हूँ, हिंदी भी मैं आपको करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। करंट अफेयर्स का 3 वीडियो कराया हुआ है, उनको देख लीजिएगा। चलिए राइट आंसर आपका आयरलैंड हो जाएगा। और ये आर्टिकल किसमें है? 36 से लेकर के 51 तक में, भाग 4 में संविधान के। क्लियर है? चलिए देखिए, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? तो कहने का मतलब यह है कि अंतिम पेशवा कौन था। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाएगा तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। बाजीराव द्वितीय था, यह मराठा संघ का अंतिम पेशवा था। क्लियर है? इसी के काल में अंग्रेजों द्वारा पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है कि उस राज्य पर शासन है। पॉलिटी वाले सेक्शन में आज ही यह प्रश्न मैंने कराया था और बिहार पुलिस में यह प्रश्न पूछ लिया गया है। चलिए देखिए, ये प्रश्न मिल भी गया आपको संयोग से। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है, यह अनुच्छेद 356 में आपको पता है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल है। क्लियर है? इसका मतलब है कि उस राज्य पर शासन है राज्य के राज्यपाल का। किसका है? राज्य के राज्यपाल का। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? पाकिस्तान नाम जो है यह किसने गढ़ा था बताइए। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए, ये गढ़ा था चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान राष्ट्र के संस्थापकों में से एक माना जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल करके उसे प्रचलित किया था। और रहमत अली ने 28 फरवरी 1933 को 28 फरवरी 1933 को एक पर्चा प्रस्तुत किया जिसे पाकिस्तान घोषणा पत्र के भी नाम से जाना जाता है। 1933 में, 1933 में। क्लियर? 1933 में, याद रखिएगा। चलिए, किस चार्टर एक्ट से, अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया? यह कौन सा चार्टर अधिनियम है? चलिए बताइएगा। तो देखिए, यह चार्टर अधिनियम जो है, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, सही गलत जो भी आपको आता है आप कमेंट करिए, डरिए मत, हिचकिए मत। चलिए बताइए। देखिए, 1833 का यह चार्टर अधिनियम है। इसी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है चाय और चीन के साथ, चाय, ठीक है, चाय और चीन के साथ जो है व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो 1833 का यह चार्टर एक्ट है। चलिए, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? चलिए बताइए। सभी लोग एक बार जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लेवल के प्रश्न हैं इसमें। तो सर्वप्रथम यह नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में सर्वप्रथम परिसंघ बनाने का विचार प्रस्तावित किया गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका होगी और मंत्रालय विधायिका के प्रति जवाबदेह होगा। क्लियर है? जिम्मेदार होगा, जवाबदेह होगा। तो राइट आंसर आपका नेहरू रिपोर्ट 1928। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बाल्टिक सागर, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। देखिए, प्रश्न कर रहा है कि बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं? ऑप्शन पढ़िए और इसका आंसर ध्यानपूर्वक बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो एक गर्म सागर धारा है, इसी के कारण होता है। क्लियर है? तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है, इसी के कारण यह सर्दी में भी खुला रहता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तैल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है बताइए। अगर इसमें आप 60 नंबर भी ला लेते हैं ना, तो आपकी तैयारी बेहतरीन समझी जाएगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फारस की खाड़ी और उसके तटीय क्षेत्र, यह दुनिया के कच्चे तेल के सबसे बड़े स्रोत हैं। फारस की खाड़ी और उसके तटीय क्षेत्र। चलिए, फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? यानी कि इसमें से बृहस्पति का उपग्रह कौन सा नहीं है, जरा बताइए तो ध्यान से पढ़ करके। तो देखिए, इसमें जो है यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, ये बृहस्पति के उपग्रह हैं। और आपको पता है ना कि आपका
जो मंगल है उसका उपग्रह है फोबोस, फोबोस और डीमोस। यह किसका है? फोबोस और डीमोस, यह मंगल का उपग्रह है। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिएगा कि खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती हैं उसका नाम क्या दिया गया है? चलिए आसान प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगा। तो देखिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है व्हाइट होल। यह व्हाइट होल है, बाह्य अंतरिक्ष में एक व्हाइट होल एक काल्पनिक छेद होता है जिसमें ऊर्जा, सितारे और अन्य खगोलीय पदार्थ उभरते हैं या फिर विस्फोटित होते हैं। ठीक है, तो यह आपका व्हाइट होल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया था? पहला संशोधन जो है कब किया गया था? चलिए बताइएगा, पहला संशोधन कब किया गया था? तो पहला संशोधन जो है ये कब किया गया था? 1951 में किया गया था। 1951 में पहला संशोधन हुआ था। ठीक है, और प्रथम संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, कम से कम इतना आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372, 376 में संशोधन किया गया। क्लियर है? और देखिए कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण इन सब की इसमें व्यवस्था की गई है, और भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए नवी अनुसूची जोड़ी गई। नवी अनुसूची को जोड़ा गया था इसी के संशोधन के तहत। ठीक है, पहला संशोधन। ऑप्शन 1, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जिस भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम कहाँ पर है? तो ये नीदरलैंड में है, प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, उस टीम का कप्तान कौन था? जिस भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, उस टीम का कप्तान कौन था? चलिए बताइएगा, उस टीम के कप्तान जो थे ये कौन थे? जयपाल सिंह थे। जयपाल सिंह थे, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ब्रह्मांड सुंदरी यानी कि मिस वर्ल्ड की बात की जा रही है, पुरस्कार की प्रथम भारतीय विजेता कौन है? तो देखिए मिस वर्ल्ड की पुरस्कार जो है सबसे पहले किसने जीता है? तो फ्रेंड्स यह जीता है किसने? 1966 में भारत की रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट जीता था, और वह पहली भारतीय और एशियाई सुंदरी थी जिन्होंने इस प्रतियोगिता में जीत हासिल किया था। रीता फारिया राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और रीता फारिया के बाद देखिए किसने जीता है? ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, और उसके बाद इनका नाम भी याद रखिएगा। कौन? तो फ्रेंड्स इनका नाम है मानुषी छिल्लर, इन्होंने भी जीता है 2017 में। ठीक है, अब मिस यूनिवर्स की बात करें तो मिस यूनिवर्स का खिताब सबसे पहले सुष्मिता सेन ने जीता था। सुष्मिता सेन के बाद बात करें तो लारा दत्ता जीता है, और 2021 में हरनाज सिंधु ने जीता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो ये हमने इसके बारे में डिस्कस ही कर लिया था। जी शंकर कुरूप, 1965 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और ध्यान रखेंगे ये मलयालम भाषा के कवि थे। क्लियर? सलमान रुश्दी की निम्नलिखित रचनाओं में से प्रथम रचना कौन सी थी? देखिए सारी रचना जो है इसमें से सलमान रुश्दी की ही है, सारे के सारे। और इसमें से मिडनाइट चिल्ड्रन जो है, मिडनाइट चिल्ड्रन, इनमें से इनकी सबसे जो है, इसमें से अगर बात करें मिडनाइट चिल्ड्रन तो 1981 में यह रचना आई थी, और 1981 में जो है इनको इसके लिए बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं होता है? जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं होता है, एकमात्र देश यह कौन सा है? तो देखिए एकमात्र देश जो है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है, यह ब्रिटेन है। यूनाइटेड किंगडम है एकमात्र देश जिसके डाक टिकट पर जारी करने वाले देश का नाम अंकित नहीं होता है। यह इसलिए है कि यूनाइटेड किंगडम विश्व में डाक टिकट जारी करने वाला पहला देश था। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? जेनेवा में किसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर नहीं है? विश्व व्यापार संगठन का है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, विश्व श्रम संगठन का है, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल के क्वार्टियर इंटरनेशनल में स्थित है। आपको मॉन्ट्रियल याद रखिएगा, कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रत्येक वर्ष के किस कैलेंडर माह में प्रत्येक प्रथम 4 तारीख अर्थात 1 से 4 तक विशिष्ट प्रयोजन से विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा?
तो फ्रेंड्स यह कौन सा महीना है, तो यह महीना जो है ये अक्टूबर है। ठीक है, अक्टूबर है। इसमें से देखिए अक्टूबर को 1 तारीख को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके बाद 2 तारीख को अहिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 तारीख को विश्व प्रयास दिवस मनाया जाता है। 4 तारीख को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा यहाँ पर बनाया गया है। एक तरफ लोक नृत्य है, दूसरी तरफ राज्य है। चलिए बताइए इसमें से कौन सा गलत जोड़ा है। पश्चिम बंगाल जटन सही दिया गया, जाट जाटिन बिहार का है। उत्तर प्रदेश का नौटंकी, गुजरात का गरबा, केरल का करगम गलत है। करगम जो है ये केरल का नहीं है, करगम जो है ये तमिलनाडु का है, करगम तमिलनाडु का है। तो कौन सा इसमें से गलत है, तो ऑप्शन 1 गलत है। भारतनाट्यम भी तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए फेसबुक के संस्थापक कौन है। फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो फ्रेंड्स इनका नाम आपको भलीभांति याद होगा, ये मार्क जुकरबर्ग हैं। मार्क जुकरबर्ग राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सुशी निम्नलिखित में से किस देश का प्रसिद्ध व्यंजन है। सुशी जो है यह किस देश का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो नाम से ही आप पकड़ लीजिएगा। बताइए सुशी जो है ये कहाँ का है, तो यह जापान का एक प्रसिद्ध व्यंजक है और यह चावल से बनाया जाता है। याद रखिएगा यह चावल से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। इसमें से आपको बताना है कि किसको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। ऑप्शन भी आपको दिख रहा है। चलिए बताइए, तो देखिए वित्त आयोग को तो है ही, अनुच्छेद 280 में है। चुनाव आयोग का है अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक में। राष्ट्रीय विकास परिषद को नहीं है और योजना आयोग को नहीं है। अब नीति आयोग आ गया है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भी याद रखेंगे, यह भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो फ्रेंड्स 1952 में की गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में। क्लियर है ना। चलिए तो कौन सा इसमें से संवैधानिक निकाय नहीं है, तो आपका बी हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 में दिया गया है बी और डी। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है किसको स्थापित किया गया था, चलिए बताइए। देखिए पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 द्वारा लंदन स्थित प्रशासन में परिवर्तन किया गया और इससे सरकार का कंपनी के मामलों में नियंत्रण जो है बढ़ गया और इसी अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल याद रखिएगा। चलिए किसका प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र परिवर्तन या सूत्र कहलाया, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र कहलाया, तो ये आपको पता है गौतम बुद्ध, इन्होंने पहला उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था, जो कि क्या कहलाया, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्राचीन स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। मृतकों का टीला, तो फ्रेंड्स यह कौन सा जो है स्थल है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह से संबद्ध महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी कहाँ पर स्थित है। तख्त श्री हरमंदिर जी कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइए। तो ये पटना साहिब में है, आपको याद होगा तख्त श्री हरमंदिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। 1666 में इनका जन्म पटना में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए जोजिला पास या जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। जोजिला दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है। जोजिला जो है यह कहाँ पर है, जल्दी से बताइए। तो जोजिला जो है यह कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जोजिला नाथुला और जेलेजपला, नाथुला और जेलेजपला, नाथुला और जेलेजपला, यह दर्रा सिक्किम में है। जोजिला याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो देखिए भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग जो है कहीं भी नहीं हुआ है। ठीक है, कहीं भी नहीं किया गया है, तो संविधान में कहीं भी नहीं होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो सर्वप्रथम भारत रत्न जो है किस प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया है, तो इनका नाम याद रखिएगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अब तक कितने प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिया जा चुका है,
तो ये 7 प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है। 7वें प्रधानमंत्री कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया। आखिरी बार ये प्रधानमंत्री जो थे इनको दिया गया है। टोटल 7 प्रधानमंत्री याद रखिएगा। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी को कब दिया गया था? तो 1966 में दिया गया था। इंदिरा गांधी को 1971 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? बड़ा ही आसान है बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 1985 आपको याद होगा, 52वां संविधान संशोधन। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, आपको याद भी होगा। ठीक है, दल बदल पर जो है प्रतिबंध लगाया गया। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची, पूरा प्रश्न दिख रहा है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो ये देखिए, 6ठी अनुसूची मैंने आपको बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6ठी अनुसूची में बार बार पूछा जाता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध है। ये 4 नाम आपको याद रखना है राज्यों का, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चौथी अनुसूची जो है, चौथी अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वीं अनुसूची में क्या है? तो 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है, जितने भी जो अधिकारी हैं उनके शपथ का उल्लेख जो है किया गया है। ठीक है, चलिए, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है यह ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है? तो यह ग्वालियर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए, बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र की भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? बिहार टाइम्स का प्रकाशन जो है यह आरंभ हुआ था कब, बताइएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1894 में। कब? तो 1894 में, याद रखिएगा। चलिए, बिहार के इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम आपको बताना है, सही क्रम आपको बताना है। बताइए, 2 ऑप्शन आपको दिख गया, पहले इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए मैं सीधे आंसर ही बता देता हूँ। चलिए तीसरा भी देख लीजिए, चौथा तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो सीधे मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि श्री कृष्ण सिंह, दीप नारायण सिंह, विनोदानंद झा, कृष्ण बल्लभ सहाय, महामाया प्रसाद। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले दलित मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो भोला पासवान शास्त्री। पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री या अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो कल ही मैंने इनका नाम बताया था, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के संस्थानों और उनका स्थापना का सही सुमेलित करना आपको, और यहाँ से नीचे से आंसर कूट में से चुन करके आपको बताना है। चलिए बताइएगा, 59 नंबर है। 3 प्रश्न मतलब 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए, बिहार राज्य पुस्तकालय संघ है, इसकी स्थापना 1936 में। ठीक है, याद रखिएगा 1936 नीचे दिया गया, यानी कि 4 नंबर। ठीक है, काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट पटना, तो इसकी स्थापना 1950 में, 1950 3 नंबर में दिया गया है। मिथिला संस्कृत, आगे देख लेते हैं, 4-3 याद रखिएगा, 4-3 याद रखिएगा, 4-3। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा, इसकी स्थापना 1951 में की गई थी, और तो ये 2 पर है। ठीक है, तो 4-3 2 हो गया, और ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 में 1975 है। क्लियर है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5 भी है, नहीं 4 ही है, 4 ही ऑप्शन है। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 मिनट, यहाँ पर तो ऑप्शन में 5 भी दे रखा है, बट यहाँ पर 5 तो कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसको इस तरह से आप याद रखिएगा। बिहार राज्य पुस्तकालय संघ मैंने आपको बताया था 1936, काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट 1950। ठीक है, तो आप याद ही रख लीजिए सीधे। चलिए, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा 1951, और बिहार उर्दू अकादमी पटना ये 1975। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार राज्य में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? कहाँ पर की गई है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है कहाँ पर? नालंदा में भी, वैशाली में भी और बोधगया में भी। तो उपयुक्त सभी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी कार को 10 सेकंड में, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि किसी कार को 10 सेकंड में, क्लियर है, 10 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग देने के लिए, 30 मीटर प्रति सेकंड के
वेग देने के लिए आवश्यक बल ज्ञात करिए यदि कार का वजन 1500 किलोग्राम है। अब देखिए यहाँ पर सीधे इसका फाइनल वेग की बात की जा रही है। यू इसका 0 है, बट इसका भी कितना कर दिया रहा है, कह रहा है कि 30 मीटर पर सेकंड कर देने का, तो 30 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और इसका मास दे रखा है आपका कितना, 1500 केजी। टाइम दे रखा है 10 सेकंड, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम कैसे निकालेंगे, आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको बल निकालना है, न्यूटन में दे रहा है ना, तो F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है ना। मास तो आपको दे रखा है, बट एक्सेलरेशन आपको नहीं दिया है, तो एक्सेलरेशन निकालने का आपको तरीका मैं बता देता हूँ। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है आपका v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो v माइनस यू अपॉन टी दिया रहा है ना, v भी दिया है, u भी दिया है और t भी दिया है। तो यहाँ पर v इक्वल टू कितना दिया है, 30, u इक्वल टू 0 और समय 10 दिया है। तो 30 में से 0 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, 30/10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का यूनिट, ठीक है ना। तो अब देखिए F इक्वल टू एम हो गया आपका 1500 और 3 आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन निकल गया। तो निकाल दीजिए, 15 तियाँ 45, 100 न्यूटन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 100 न्यूटन है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद कह रहा है कि दोनों के मध्य की दूरी कितना बढ़ा दिया जाए कि यह 50 न्यूटन हो जाए। सिंपल सा है, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है ना कि F1 अपॉन F2 क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये R2 हो जाएगा और ये R1 हो जाएगा, क्लियर है ना। और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 100 है और एक 50 न्यूटन करना है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, हो जाएगा ना। नहीं, ये तो फोर्स है, फोर्स का स्क्वायर करेंगे ना। जब फोर्स का स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो जब इधर रूट चढ़ जाएगा तो 100/50, मतलब एफ का वैल्यू मैंने रखा है, तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो R2 और R1 का ये स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये अब रूट आ जाएगा ना, अब ये रूट आ जाएगा, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 50 दूना 100 हो जाएगा, यानी कि ये आपका R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2√R1 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो राइट आंसर इसका √2 गुना हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह राशि जो नियत रहती है, यानी कि बदलती नहीं है, कौन सी राशि है वह। चलिए फटाफट आंसर कमेंट करिए। आसान प्रश्न है बट इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आवृत्ति नहीं बदलती है। चलिए बाकी गति, तरंग दर, ये सब आयाम बदल जाते हैं। गैस को सुगमता से द्रवीभूत किया जा सकता है, गैस को सुगमता से द्रवीभूत किया जा सकता है तो दाब को बढ़ा करके और ताप को घटा करके, दाब बढ़ा करके और तापक्रम घटा करके, ठीक है ना। एक तत्व के परमाणु में m सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, K, L और M। यानी कि एक में 2 होता है K में, ठीक है ना, L में 8 होता है आपको पता है, और M में कह रहा है कि 2 है। तो देखिए ये 2 इसमें मैक्सिमम होता है और L में मैक्सिमम होता है, तो ये 2 और 8 तो निश्चित है, तभी तो L में 2 गया है। तो 2, 8, 10 और 2, 12, 12 यानी कि किसका है, मैग्नीशियम का है, क्लियर, 12 हो जाएगा। चलिए सोडियम इथाऑक्साइड, देखिए सोडियम इथाऑक्साइड का रासायनिक फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, सभी लोग स्कोर बताइएगा और एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये इसका फॉर्मूला होता है कितना, तो C2H5ONA इसका फॉर्मूला होता है, जो कि कहाँ पर दिया गया है, C2H5ONA, ध्यान रखिएगा। ब्यूटेन का इसमें से पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर कौन सा है, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, C4H10 होता है। अब यहाँ पर देखिए C4 1 2 3 4, ठीक है, H10 होना चाहिए और सब में सिंगल बॉन्ड ही होगा क्योंकि यह एल्केन ग्रुप का है। 1 2 3 4, 4 8 2 10, तो मेरे ख्याल से पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो गया, क्लियर है, ये नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है कि Fx दे रखा है और Gx भी दे रखा है, तो भाग देने पर क्या भागफल होगा, तो भाग दे दीजिए, इसका आ जाएगा 7x² + x + 5, ठीक है, भाग दे दीजिएगा, भाग इसको इस तरह से आप दे दीजिएगा, ठीक है, 9x - 1 और ये भाग दे दीजिए इससे 2x - 1 से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे
कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक G/6 हो जाएगा। अगर यहाँ जी है तो वहाँ पर G/6 हो जाएगा। पौधे के पर्णहरित में कौन सा द्विसंयोजक धातु उपस्थित होती है। बताइए, पौधे के पर्णहरित में क्लोरोफिल में कौन सी द्विसंयोजक धातु उपस्थित होती है। तो यह धातु जो है यह मैग्नीशियम है। चलिए, उसके बाद किसी तत्व के, कोई तत्व X है, इसके एकल परमाणु की मात्रा दे रखा है, तो वह कौन सा तत्व है। एकल परमाणु की जब भी मात्रा पूछेगा तो आप क्या करिएगा, 2.65 गुना 10⁻³ और जो फ्रेंड्स इसमें आप गुना कर देंगे कितना से, तो 6.022 इंटू 10⁻23 से इसको गुना करिएगा। ठीक है, अब जब इसको आप गुना कर देंगे ना तो यह आ जाएगा 15.96, यानी कि लगभग 16 किसका होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है। क्लियर। चलिए 72 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच कोशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किस में उठेगा। बताइए। तो देखिए, यदि हम किसी साधारण कांच की नली और एक कांच की कोशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डालते हैं तो पानी केवल कांच कोशिका में उठेगा। तो केवल कांच कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहा है कि धातु के एक टुकड़े का आपेक्षिक घनत्व दे रखा है, ऐसा ही मात्रक में इसका घनत्व जो है यहाँ पर देखिए क्या है। तो देखिए, धातु का आपेक्षिक घनत्व जो है, धातु का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो धातु का घनत्व बटा जल का घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा धातु का घनत्व कितना है, आपेक्षिक घनत्व बराबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपेक्षिक घनत्व बराबर, कह कि धातु के एक टुकड़े का आपेक्षिक घनत्व 7.8 दे रखा है। कह कि इसका घनत्व कितना है धातु का, तो यानी कि धातु का निकालना है, तो ये आपेक्षिक इंटू जल का घनत्व हो जाएगा। जल का घनत्व यहाँ पर दे रखा है, तो 7.8 गुना कितना हो जाएगा, 7.8 गुना 1000। ठीक है ना, तो ये 7800 हो जाएगा ना। ये डेसिमल हटाइएगा तो 1 0 कैंसिल होगा, तो ये 7800 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर दिया गया है, 7800 किलोग्राम पर घन मीटर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव बताइए। तो फ्रेंड्स ये माइकोप्लाज्मा है। ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग किस में की जाती है, तो वर्मी कंपोस्टिंग जो है आपको पता है ना किस में की जाती है, कृमि और सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके इसमें जो है वर्मी कंपोस्टिंग, आपको याद है केचुए का, तो यहाँ पर देखिए कृमि दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। परवलयिक दर्पणों का प्रयोग कार की हेडलाइट में किया जाता है। इस प्रकार के दर्पण एक दूरस्थ स्रोत से ऊर्जा को एकत्र करके उसे एक उभयनिष्ठ फोकस बिंदु पर लाते हेतु प्रयुक्त होते हैं। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कार की हेडलाइट में। सेविंग दर्पण अवतल होता है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ड्राइविंग जो दर्पण होता है साइड मिरर, उसमें उत्तल का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो आपको पता है इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका तरंग दर ज़्यादा होता है, इसीलिए किया जाता है, इसका विचलन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परमाणु के बोर मॉडल का शुद्धतम प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें ठीक है 2 है, इसमें भी ठीक है 2 है, इसमें देखिए ये गलत हो जाएगा। अब चलिए अब इसमें आउटर में आइए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 5 6 7 8 9 है, तो एक तो ये फॉलो नहीं कर रहा और एक तो ये फॉलो नहीं करेगा, तो राइट आंसर इसका 2 और 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में है 2 और 4। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से विद्युत इंसुलेशन को तैयार करने में किस एल्यूमिनो सिलिकेट खनिज का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विद्युत इंसुलेशन को तैयार करने में इसमें से जो है किस एल्यूमिनो सिलिकेट खनिज का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है किसका, तो अबरख एल्यूमिनो सिलिकेट खनिज का, अबरख एल्यूमिनो सिलिकेट खनिज का। ठीक है, अबरख इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से ऊर्जा का वह स्रोत कौन सा है जिसका नवीकरण किया जा सकता है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा पूछा गया है। तो नवीकरणीय ऊर्जा इसमें से अगर हम बात करें
तो इसमें से भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह अम्ल कौन सा है जो अमाशय भित्ति में ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। तो यह अम्ल जो है कौन सा है, तो यह HCl है। अब HCl आपको पता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। प्रवाल क्या है, इसमें से कोरल क्या है, तो कोरल आपको पता है ना कि कोरल क्या है, तो कोरल जो है एक समुद्री जीव होता है। कोरल समुद्री जीव होता है। प्रवाल भित्ति मूंगा की चट्टान। चलो उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, चलिए बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, भूरी जो है शर्करा की विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयला को क्या कहते हैं। तो इसको जो है जानतो चारकोल कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए जानतो चारकोल कहा जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से वो गैस कौन सी है जो पौधा घर प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि विशालतम अकशेरुकी जंतु कौन सा है इसमें से। विशालतम अकशेरुकी, तो विशालतम अकशेरुकी जो है यह इसमें से मोलस्क हो जाएगा। उसके बाद देखिए कीट एक प्राणी है जिसमें होता है, कीट में क्या होता है, कीट में 3 जोड़ी संयुक्त टांगे होती हैं। उसके शरीर के मुख्य 3 भाग हैं, सिर, वक्ष और पेट। ठीक है ना, चलिए तो ये 3 जोड़ी टांगे हो जाएगा। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है, कान का पर्दा, कान का पर्दा इसमें से किस में नहीं होता है बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें से सांप हो जाएगा इसका राइट आंसर। सांप में कान का पर्दा नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध से दही निर्माण में सहायता होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये लैक्टोबैसिलस है। ठीक है ना, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें से, इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें से कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक उत्तल लेंस के फोकस की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। इसका फोकस दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर। इसके सामने कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 60 सेंटीमीटर पर बने। यानी कि यू इसका पूछा जा रहा है, भी दे रखा है 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो यहाँ f दिखा रहा है 30 दिया गया, तो 1/30 हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा, माइनस 1/u आपको निकालना है। तो देखिए 1/u इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/u इक्वल टू हो जाएगा, इधर से इसको इधर भेज दीजिए, मतलब ये माइनस में तो इधर प्लस में जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/60 माइनस 1/30। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका 60 ही एलसीएम आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 30 दूना 60, इधर -2 हो जाएगा। तो 1/u इक्वल टू कितना हो गया, -1/60 हो गया। यानी कि u इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 60 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ से मैथ का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। मैथ का मैं फटाफट आपको आंसर बता देता हूँ, तब तक आप इन 90 प्रश्नों में से अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए। सेशन को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इनको एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए उसके बाद 92 का देख लीजिए, एक बार प्रश्न भी आप देख सकते हैं। 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए 93 का देख लीजिए, 93 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3.6% लाभ। ठीक है, चलिए कितना नंबर था, 94 नंबर, 93 नंबर, हाँ 93 था। चलिए 94 का देख लीजिए, 94 का आपका 3 आंसर हो जाएगा। 95 का 1 हो जाएगा। 96 का देख लीजिए, 96 का 4 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 97 का, 97 का करेक्ट आंसर जो होगा ये भी 4 हो जाएगा। 98 का 1 हो जाएगा, 16 वर्ष। 99 का देख लीजिए, 99 का इतना बड़ा बड़ा आंसर प्रश्न है, घबराना नहीं है। 98 का आपका हो जाएगा इसमें से कितना, 99 का 1 हो जाएगा।
और 100 का देखिए 100 का करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर